हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सरवारा टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा DNS क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। DNS को हम डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्विस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम DNS को एज ए सर्वर यूज कर रहे हैं तो इसको हम डोमेन नेम सर्वर बोलेंगे। अगर एज ए सिस्टम यूज करते हैं तो वो कहलाएगा हमारा डोमेन नेम सिस्टम। अगर एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे डोमेन नेम सर्विस। DNS का वर्क क्या होता है? DNS का वर्क होता है होस्ट नेम को IP एड्रेसेस में रिजोल्व कराना और IP एड्रेसेस को होस्ट नेम में रिजोल्व कराना। होस्ट नेम से मीनिंग है हमारा जो कि हमारा डोमेन नेम होगा जिसको हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, वो कहलाता है हमारा होस्ट नेम। अब देखते हैं DNS वर्क कैसे करता है। मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट PC है, इससे मुझे सर्च करना है example.com। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी मेरे लोकल DNS सर्वर के पास। फिर लोकल DNS सर्वर से मुझे IP एड्रेस मिलेगा जो कि मेरे example.com का होगा। जब ये मुझे IP एड्रेस मिल जाएगा तो मैं इस IP एड्रेस के थ्रू अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जब मेरे क्लाइंट PC को IP एड्रेस मिल जाता है तो इस IP एड्रेस के थ्रू मेरे वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है। ठीक। अगर मान लीजिए आपको YouTube सर्च करना है तो YouTube के केस में भी यही होगा। आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पहले आपके लोकल DNS सर्वर के पास। लोकल DNS सर्वर का आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो कि youtube.com का होगा। फिर उस IP के थ्रू आप अपने YouTube के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और उससे आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमें DNS की जरूरत क्यों पड़ी। DNS से पहले हमें एक होस्ट नेम की एक फाइल होती थी जो कि हम होस्ट नेम को रिजोल्व कराने के लिए यूज करते थे। उसमें क्या होता था दोस्तों, एक ये पाथ है हमारे पास। आप इस पाथ पर जाकर उस फाइल को एक्सेस भी कर सकते हैं। होस्ट नेम के नाम से वो फाइल होगी। उसमें हमें मैनुअली एक एक करके सब सर्वर की एंट्री करनी होती थी जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, और ये एंट्रीज हमें सारे सिस्टम्स पर जाकर मैनुअली करनी पड़ती थी। अगर मान लीजिए इंटरनेट पर कोई सर्वर चेंज होता है या किसी का IP एड्रेस चेंज होता है तो उसकी IP एड्रेस हमें मैनुअली चेंज करना होता था जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। क्योंकि अगर मान लीजिए IP एड्रेस चेंज हो जाता है हमारे सर्वर का तो उस सर्वर को हमारा कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पाता था। और दूसरा इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें सब क्लाइंट्स पर जा जाकर ये मैनुअल एंट्री करनी होती थी और इसमें हमें काफ़ी टाइम लगता था। मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ दोस्तों कहाँ पर होती है। ये हमारी सिंपल नोटपैड फाइल होती है। मान लीजिए मैं इस पाथ को एक्सेस करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होस्ट नेम की फाइल है और इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी मैनुअली एंट्री कर सकते हैं अगर आप किसी नेम को रिजोल्व कराना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप ऐसी एक हैश लगाकर एक IP एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ पर उसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए facebook.com और यहाँ पर लिख सकते हैं आप फेसबुक सर्वर। ठीक है, ये हमें करना होता था लेकिन मैं इसको अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था, बताने के लिए था। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ हम DNS को क्यों यूज़ करते हैं। DNS को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें IP एड्रेसेस याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। अगर मान लीजिए 100 सर्वर है, हम 100 के 100 सर्वर का IP एड्रेस याद नहीं कर सकते हैं। जबकि हमें अगर कोई 100 नेम बताए तो हम उसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मान लीजिए google.com है, youtube.com है, facebook.com है या hcl.com है, तो ऐसे आप इनके नाम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको इनका IP एड्रेस दे दिया जाए तो वो आपको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम DNS का यूज़ करते हैं।
इसके बाद देखते हैं डीएनएस नेम स्पेस। डीएनएस नेम स्पेस क्या होता है? डीएनएस नेम स्पेस एक हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर इसमें रूट होता है, रूट को हम डॉट के नाम से भी डिफाइन करते हैं, इसको हम पीरियड भी बोलते हैं। और इसके नीचे होता है हमारे टॉप लेवल डोमेन, जो कि .org, .com, .edu, .au, .in हो सकता है इंडिया के लिए, .mil हो सकता है मिलिट्री के लिए, .ca हो सकता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन हो सकते हैं, जो कि हमें डिफाइन करता है टाइप ऑफ डोमेन। ORG का मतलब होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, .com का मतलब कमर्शियल, .edu मतलब एजुकेशन। तो ये हमें डिफाइन करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके नीचे होता है हमारे सेकेंड लेवल डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं msn.com, microsoft.com, gov.au, msu.edu। ये हमें डिफाइन करता है हमारी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर क्या है .com, तो ये बन गया हमारा microsoft.com। तो ये होता है हमारे सेकेंड लेवल डोमेन। इससे नीचे आते हैं हमारे सब डोमेन्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं corp.microsoft.com, ये हो गया हमारा सब डोमेन। और इनसे नीचे होता है हमारे होस्ट रिकॉर्ड्स। और जो हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है वो कैसे बनता है? मान लीजिए यहाँ पर corp है, यहाँ पर corp.microsoft.com। तो ऐसे हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बनता है, जो कि नीचे से रेडी होता है और ऊपर ख़त्म होता है। और जो ये हमारा डॉट होता है ये हिडन होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और जो इसमें इस हिरारिकल स्ट्रक्चर में सबसे नीचे होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट नेम। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अब देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा डॉट होता है, जिसको हम बोलते हैं रूट। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है हमारे टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .edu, .com, .in, ये होता है हमारे टॉप लेवल डोमेन। और इसके नीचे क्या होता है? सेकेंड लेवल डोमेन। मान लीजिए यहाँ पर है गूगल, इसके नीचे है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, इसके नीचे है हमारा HCL। ये आप मान सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं जो है। इसके नीचे आते हैं हमारे सब डोमेन्स। यहाँ पर आप मान सकते हैं corp.google.com या delhi.microsoft.com, या फिर यहाँ पर आप मान सकते हैं बैंगलोर। तो ऐसे आप कोई भी एक नाम डिफाइन कर सकते हैं जो सब डोमेन को देना चाहते हैं। इससे पता लगता है हमारा सब डोमेन क्या है। मान लीजिए ये ब्रांच हमारी दिल्ली में, ये बैंगलोर में है, या इसका सब डोमेन corp.google.edu है। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और सबसे नीचे आते हैं हमारे होस्ट नेम, जिस पर ये होस्ट होता है। मान लीजिए pc1 डॉट corp डॉट google.edu। ठीक है, तो ऐसी मान लीजिए इसका भी कोई होस्ट नेम है pc2 डॉट दिल्ली डॉट microsoft.com। ये हो गया हमारे होस्ट नेम। और जो हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है वो क्या होता है? यहाँ पर मेरा pc1 है, तो इसको हम नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, pc1.corp.google.edu। तो ऐसे यहाँ पर बनेगा pc2.delhi.microsoft.com।
और जो सबसे लास्ट में होता है हमारा डॉट होता है, जो कि हिडन होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, यह होता है हमारा हिरारिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है दोस्तों डीएनएस क्वेरी। डीएनएस क्वेरी क्या होती है? डीएनएस क्वेरी में क्या होता है दोस्तों, जो भी हम नेम रिजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं डीएनएस क्वेरी। मान लीजिए आपने google.com के लिए कोई रिक्वेस्ट जनरेट करी है, उसको हम बोलेंगे हमने क्वेरी जनरेट करी है google.com के लिए। अगर हमने यूट्यूब के लिए कोई क्वेरी जनरेट करी है तो उसको हम बोलेंगे क्वेरी यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो इसका हम बोलते हैं डीएनएस क्वेरी। डीएनएस क्वेरी हमारी दो टाइप की हो सकती है, पहला है रिकर्सिव और दूसरी होती है इटरेटिव। जो रिकर्सिव क्वेरी होती है वह हमारी लोकल डोमेन में वर्क करती है, और जो इटरेटिव क्वेरी होती है वो हमारी इंटरनेट पर वर्क करती है। और रिकर्सिव क्वेरी में दो टाइप के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, या तो आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा या आपका नेम रिजोल्व नहीं होगा। और इटरेटिव में हमारे पास 3 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। पहला होता है आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है डोमेन नेम का। दूसरा होता है आपका डोमेन नेम एग्जिस्ट नहीं करता है इंटरनेट पर। तीसरा होता है आपका रेफरल आईपी एड्रेस। देखिए, मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट है, इसने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी mail1.contoso.com के लिए। ये होगी हमारी एक डीएनएस क्वेरी mail1.contoso.com के लिए, जो कि रिकर्सिव क्वेरी होगी। ठीक है, यहाँ से पहले मेरी क्वेरी जाएगी हमारे लोकल डीएनएस सर्वर के पास। लोकल डीएनएस सर्वर क्या करेगा, अपने कैशे में चेक करेगा और अपने डीएनएस डेटाबेस में चेक करेगा कि मेरे पास इसकी डिटेल है या नहीं। अगर इस लोकल डीएनएस सर्वर के पास mail1.contoso.com की डिटेल होगी तो इसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे क्लाइंट पीसी को। अगर इसके पास हमारे mail1.contoso.com के लिए कोई डिटेल नहीं होगी तो ये क्वेरी हमारी फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे फॉरवर्डर्स को, अगर हमने कोई फॉरवर्डर्स कॉन्फ़िगर किया होगा। फॉरवर्डर्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेरी हमें किसी अदर डोमेन को फॉरवर्ड करनी है जो कि हमारे लोकल डोमेन में ही है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्डर। इसको हम और डिटेल में जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में फॉरवर्डर क्या होता है। तो अभी आप ये समझिए, ये एक फॉरवर्डर है जो कि हमने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर एक और डीएनएस लगाया हुआ है। इसके पास हमारी क्वेरी आ जाती है जो कि रिकर्सिव क्वेरी कहलाएगी। अब ये फॉरवर्डर अपने डीएनएस डेटाबेस में चेक करेगा क्या मेरे पास इस डोमेन के लिए डिटेल अवेलेबल है, इस डोमेन का आईपी एड्रेस अवेलेबल है मेरे पास। अगर इसके पास ये आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा तो इस आईपी एड्रेस को एज ए रिस्पॉन्स अपने लोकल डीएनएस सर्वर के पास सेंड कर देगा, और लोकल डीएनएस सर्वर आपका क्लाइंट पीसी के पास सेंड कर देगा। अगर इसके पास इस डोमेन के रिगार्डिंग जो सर्च किया गया है, जो रिक्वेस्ट जनरेट की गई है, उसकी कोई डिटेल नहीं होगी, तो ये फॉरवर्डर आपका क्या करेगा, आपका एक इटरेटिव क्वेरी जनरेट करेगा रूट हिंट के पास। रूट हिंट हमारे पास टोटल 13 होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर हम इनको देख सकते हैं। जब हमारे रूट हिंट के पास ये क्वेरी आ जाती है तो ये क्या चेक करेगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी क्वेरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये .com के अगेंस्ट है, इसका जो टॉप लेवल डोमेन है .com है, तो ये देखेगा ये तो क्वेरी .com के लिए है। तो रूट हिंट सर्वर क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस सेंड करेगा कि आप .com के सर्वर के पास जाओ, मेरे पास .com की डिटेल है, आप उससे पूछ लीजिए, उसके पास इसका आईपी एड्रेस होगा। अब क्या करेगा, रूट हिंट आपका .com की डिटेल सेंड करेगा आपके फॉरवर्डर को, और आपका जो फॉरवर्डर होगा वो फिर एक रिक्वेस्ट और जनरेट करेगा जो कि इटरेटिव होगी, वो जाएगी आपके .com के सर्वर के पास। आपका .com का सर्वर चेक करेगा ये किससे रिलेटेड है, मतलब कि अपनी डीएनएस डेटाबेस में चेक करेगा ये कौन सा सर्वर है। तो .com का सर्वर है तो इसके पास जितने भी .com के सर्वर्स होंगे उन सब की डिटेल होगी, तो ये चेक करेगा contoso.com के लिए, तो ये contoso.com का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा।
जब इस सर्वर को, हमारे फॉरवर्डर को contoso.com का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तो इस सर्वर क्या करेगा, contoso.com के पास जाएगा, जो कि हमारी इटरेटिव क्वेरी ही कहलाएगी। contoso सर्वर के पास आने के बाद contoso चेक करेगा mail1.contoso.com, ये तो मेरा ही आईपी एड्रेस है, और इसको एक रिस्पॉन्स करेगा एज ए ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर। ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या होता है दोस्तों? ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर का मतलब है जिस सर्वर के लिए आपने रिक्वेस्ट करी है और उस सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो वो ऑथोरिटेटिव कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपने फेसबुक की रिक्वेस्ट सेंड करिए google.com के पास, तो google.com क्या कहलाएगा? नॉन ऑथोरिटेटिव। अगर आपकी वो फेसबुक की रिक्वेस्ट फेसबुक के सर्वर के पास जाती है तो फेसबुक उस डोमेन के लिए ऑथोरिटेटिव सर्वर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑथोरिटेटिव सर्वर है। तो एक ऑथोरिटेटिव रिस्पॉन्स सेंड करेगा, एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा फॉरवर्डर को। अब फॉरवर्डर क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस सेंड करेगा अपने लोकल डीएनएस सर्वर को। लोकल डीएनएस सर्वर के पास ये रिस्पॉन्स आने के बाद ये लोकल डीएनएस सर्वर हमारा रिस्पॉन्स करेगा हमारे क्लाइंट पीसी को। इस क्लाइंट पीसी को ये आईपी एड्रेस मिल जाता है mail1.contoso.com। अब अगर आगे कभी भी कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है हमारा क्लाइंट पीसी, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट हमारे mail1.contoso.com के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ना कि हमारे डीएनएस सर्वर के पास। ठीक है, तो ये होता है हमारा दोस्तों डीएनएस कैसे काम करता है। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आप एक बार दोबारा से समझिए दोस्तों। मान लीजिए आपका ये क्लाइंट पीसी है कि यहाँ पर PC1। अब ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, किसके लिए? youtube.com के लिए। जब ये रिक्वेस्ट जनरेट करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करने से पहले ये अपनी डीएनएस की सेटिंग जो होती है हमारे पास, प्राइमरी डीएनएस सर्वर और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, तो ये क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा प्राइमरी डीएनएस सर्वर, यानी कि जो कि इसकी प्राइमरी डीएनएस सर्वर में एंट्री होगी हमारे लोकल डीएनएस सर्वर की होगी, लोकल डीएनएस सर्वर। जब ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे लोकल डीएनएस सर्वर के पास, लोकल डीएनएस सर्वर क्या करेगा, अपने डेटाबेस में देखेगा कि मेरे पास यूट्यूब की इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर इसके पास यूट्यूब की इंफॉर्मेशन होगी, यूट्यूब का आईपी एड्रेस होगा, तो वो हमारे क्लाइंट पीसी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर इसके पास यूट्यूब की डिटेल नहीं होगी, तो ये सर्वर क्या करेगा, अपने फॉरवर्डर को सेंड करेगा रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके फॉरवर्डर के पास। फॉरवर्डर, अगर आपने कोई फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो आपकी ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके रूट हिंट सर्वर के पास। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, तो ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है आपके रूट हिंट सर्वर के पास, रूट हिंट सर्वर। तो जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है रूट सर्वर के पास, यानी कि ओवर द इंटरनेट, तो ये आपकी क्वेरी कहलाएगी इटरेटिव क्वेरी। तो अब क्या करेगा, रूट हिंट का सर्वर चेक करेगा ये रिक्वेस्ट किसके लिए। रूट हिंट सर्वर के पास सारे डोमेन्स की डिटेल होती है। ये देखेगा यहाँ पर .com का सर्वर है, ये तो .com के लिए रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। तो ये रूट हिंट क्या करेगा, .com का सर्वर जो होगा उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा आपके लोकल डीएनएस सर्वर को, कि आप जाओ, रूट हिंट ने यहाँ पर ये रिस्पॉन्स किया है .com के सर्वर का आईपी एड्रेस, कि आप .com के सर्वर से पूछिए, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब ये लोकल डीएनएस सर्वर क्या करेगा, आपके .com के सर्वर के पास जाएगा। जब ये रिक्वेस्ट आपकी .com के सर्वर के पास जाएगी, तो .com का सर्वर चेक करेगा youtube.com, ये तो मेरे ही सर्वर्स की एंट्रियाँ हैं। तो .com का सर्वर क्या करेगा, आपको youtube.com एक अलग से सर्वर होगा, youtube.com, ये हो गया हमारा YouTube का सर्वर। तो .com का सर्वर आपको YouTube का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। जब ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, तो अब क्या करेगा लोकल डीएनएस सर्वर,
आपके YouTube के सर्वर के पास जाएगा, तो YouTube का सर्वर चेक करेगा कि आपने क्या एक्सेस किया है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। तो YouTube का सर्वर क्या करेगा, अपना IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा आपको। जो भी YouTube का आपका IP एड्रेस होगा, जब आपको ये IP एड्रेस मिल जाता है तो ये IP आप सेंड कर देते हैं, यानी कि रिप्लाई करते हैं अपने PC1 को। अब PC1 के पास क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन PC1 अपने पास सेव कर लेता है। अब आगे से कभी भी PC1 को अगर YouTube एक्सेस करना होगा तो PC1 क्या करेगा, डायरेक्ट अपना ये YouTube का सर्वर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा DNS क्वेरी और DNS हमारा कैसे काम करता है। अब आता है दोस्तों DNS टाइप। DNS कितने टाइप का होता है? DNS हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है प्राइवेट DNS, दूसरा होता है पब्लिक DNS। पब्लिक DNS में क्या क्या हो सकता है, जो सर्वर हमारे इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए google.com है, youtube.com है, hcl.com है, ये हो गए हमारे पब्लिक सर्वर। और जो प्राइवेट सर्वर होते हैं, यानी प्राइवेट DNS सर्वर, वो कुछ भी हो सकता है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मान लीजिए google.com है, बट ध्यान रखिए ये आपका इंटरनेट पर आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपका लोकल होगा जो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने कोई अपने नाम से ही कोई सर्वर क्रिएट कर लिया है, ऐसे यार सर्वरा टेक के नाम से आपने कोई सर्वर क्रिएट कर लिया, या आपने कोई HCL के नाम से सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया अपने प्राइवेट DNS में, यानी कि लोकल डोमेन के अंदर। तो ये होता है हमारे प्राइवेट DNS और ये होता है हमारे पब्लिक DNS। पब्लिक DNS यूनिक होता है, जो कि इंटरनेट पर एक ही होता है। और प्राइवेट DNS हमारे कितने भी हो सकता है। मान लीजिए एक आपने दिल्ली के अंदर बना दिया, एक आपने बेंगलोर के अंदर बना दिया, तो आप कहीं पर भी अपने नाम से प्राइवेट DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे DNS को इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और कुछ और डिटेल में DNS के अंदर हम फॉरवर्डर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।